नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। कैलाश यात्रा को लेकर अब जिस तरह से चीन ने अवरोध खड़े किए हैं, बीते 3 सालों से कैलाश यात्रा नहीं हो पा रही है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार अक्टूबर के महीने में 2023 अक्टूबर में आदि कैलाश यात्रा की थी। और वो एक नए तरीके से धार्मिक क्षेत्र का प्रमुख स्थल बन गया है। हमारे साथ तरुण विजय सर हैं, पूर्व सांसद रहे हैं राज्यसभा के उत्तराखंड से, और चिंतक हैं, लेखक हैं, पत्रकार हैं। साथ में 2 दशक तक आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य के संपादक रहे हैं। वनवासी कल्याण के लिए लगातार काम करते रहे हैं, और उनका धार्मिक क्षेत्र में भी बहुत प्रभावी कोशिशें करते हैं। कैलाश यात्रा 3 बार कर चुके हैं। तो कैलाश यात्रा को लेकर किस तरह से उसका धार्मिक पर्यटन में उसका आध्यात्मिक महत्व क्या है, और जो चीन का दृष्टिकोण उस क्षेत्र को लेकर रहा है, उस पर सर क्या कहना चाहिए? देखिए, कैलाश हमारे हृदय में है, कैलाश हमारे रक्त में है, कैलाश हमारे मानस में है। और महाराष्ट्र में हमारे हिंदुओं के मध्य में तो यह था कि इतना कठिन यात्रा है कि वहाँ जाने पर लगता था कि आप शायद ही वापस लौटें। तो वहाँ जो दिवंगत हो गए, स्वर्गीय हो गए, उनके लिए भी कैलाशवासी शब्द का प्रयोग होता है, स्वर्गीय शब्द का प्रयोग नहीं होता है। संसार में ऐसी कोई जाति समाज नहीं होगा जो अपने बच्चों के नाम आज भी कैलाश के नाम पे रखते, कैलाशनाथ, कैलाश कुमार, कैलाश सिंह। तो ये बात हमारे उन लोगों को समझनी चाहिए जो कैलाश यात्रा के चीन मार्ग से, तिब्बत मार्ग से कहना चाहिए, अवरुद्ध होने से चिंतित नहीं दिखते हैं। चिंता का विषय है। और एक न एक दिन ऐसा अवश्य आना चाहिए कि जब संपूर्ण भारत के ही नहीं, विश्व के हिंदू कैलाश यात्रा अबाधित रूप से कर सके। शिव शंकर भोलेनाथ वह दिन, वह शक्ति, वह पराक्रम, वह शौर्य हमको अवश्य प्रदान करेंगे। मैं 3 मार्गों से मुझे बाबा ने बुलाया। मैं नाथुला से भी कैलाश यात्रा करके आया, और गुंजी मार्ग से भी मैं कैलाश गया हूँ, भारत के मार्ग से, और नेपाल से शिगात से होते हुए भी मैं कैलाश गया हूँ। तीनों मार्ग अद्भुत है, परंतु सर्वश्रेष्ठ मार्ग अगर कहीं से है तो वह हमारे उत्तराखंड से है। इतना सुंदर, इतना अद्भुत, इतना प्रेरक, इतना मनोरम, इतना प्राकृतिक एवं आध्यात्मिक सुषमा से परिपूर्ण एवं ओम पर्वत के दर्शन कराने वाला जो मार्ग है, वह कैलाश यात्रा का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इस मार्ग का पुनः प्रारंभ होना यह बहुत आवश्यक है। यह भारत की शक्ति और भारत की शिव भक्ति पर निर्भर करता है। कम्युनिस्ट चाइना एक अधार्मिक, धर्म विरोधी, धर्म शत्रु एवं भारत के प्रति अत्यंत ईर्ष्या और वैमनस्य का भाव रखने वाला देश है। क्षमा करें। जो कम्युनिस्ट विचारधारा है वह स्वयं में धर्म विरोधी और राष्ट्र विरोधी है। उसकी सीमा पार वफादारियां रहती हैं। अतः कम्युनिस्ट शासन में इस प्रकार भारत की धार्मिक भावनाओं को आहत करते हुए यात्रा को अवरुद्ध करने में आश्चर्य नहीं है। परंतु चीन को समझना चाहिए कि जब यह यात्रा नाथुला से भी प्रारंभ की गई थी और पुनः अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रयास से यह 1981 में प्रारंभ हुई, जो 62 के बाद समाप्त हो गई थी, तो वह यात्रा का पुनः प्रारंभ भी दोनों देशों के मध्य अच्छे संबंध बनाने में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। यह यात्रा हजारों वर्ष से अविच्छिन्न चली आ रही है। जब तक चीन कम्युनिस्ट नहीं था, इस यात्रा में कोई अवरोध नहीं हुआ। महाभारत में मानसरोवर यात्रा का, जिसे अनवतप्त कहा गया, वर्णन है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में वर्णन है। गुरु नानक देव मानसरोवर गए, आदि शंकराचार्य मानसरोवर गए, भगवान स्वामी नारायण वहां पे नीलकंठ मानसरोवर की यात्रा करके आए। यह यात्रा संसार की कोई शक्ति तनिक समय के लिए अवरुद्ध कर सकती है, परंतु रोक नहीं सकती। चीन को इसका अवश्य दंड भुगतना पड़ेगा, और वह अपनी अपनी मति को प्राप्त करेगा, अपनी गति को प्राप्त करेगा। मैं समझता हूँ कि भारत के लोग जो आज भी
मानसरोवर जाना चाहते हैं, वे हमारा ही मित्र, हमारा भाई, हमारा हिंदू देश है नेपाल, उसके माध्यम से आज भी जा रहे हैं और वहाँ से यात्रा अवरुद्ध नहीं है, ऐसी मेरी जानकारी है। अगर कुछ इसमें नया आयाम जुड़ा हो तो आप इसमें जोड़ सकते हैं। परंतु श्री नरेंद्र मोदी जी वर्तमान युग के विक्रमादित्य हैं। वह आदि शंकराचार्य के पद का अनुसरण करने वाले एक नवीन नरेंद्र विवेकानंद हैं। उन्होंने जो आदि कैलाश की यात्रा प्रारंभ करने का एक बीड़ा उठाया, उसके पीछे अनेक रहस्य हैं और अनेक उसका मर्म है। उसको समझना चाहिए और अधिक से अधिक लोगों को पार्वती कुंड की ओर, आदि कैलाश की ओर, अपने छोटे कैलाश की ओर उस यात्रा में जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। जहाँ भक्त है, जहाँ प्रभु की आराधना करने वाले भक्तिमय तत्व है, वहीं पे शिव का वास है। अतः हम चीन की इस अहंकारपूर्ण नीति को तिरस्कृत करते हुए आदि कैलाश की ओर जाएं, यह हमारा आज का धर्म है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का अगले साल 1925 से 100 साल पूरे हो जाएंगे। उनके 3 कोर इशूज है, जो एक देश एक विधान, यानी कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 हटा दी गई है। और दूसरा राम मंदिर का जो मसला था वो प्राण प्रतिष्ठा के साथ पूरा हो गया है। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर प्रक्रिया एक प्रकार से चल रही है। तो क्या आपको लगता है कि 2025 जो आरएसएस के 100 साल पूरे होंगे, तो क्या ये तीसरा बिंदु भी, तीनों मसले निस्तारित हो जाएंगे? तो इनके होने से देश की क्या तस्वीर होगी, देश का जनमानस का क्या दृष्टि होगा और देश की शक्ति, जो राजनीतिक शक्ति, सांस्कृतिक शक्ति किस तरह से प्रभावित होगी? आदरणीय जोशी जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है और बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की प्रार्थना में उसके उद्देश्य निहित है। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, अर्थात मातृभूमि की वत्सलता के प्रति समस्त देशवासियों की भावना सुनिश्चित सुदृढ़ करना और परम वैभव नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम वैभव के स्तर तक ले जाना। ये उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में अगर विगत 100 वर्षों में कोई एक संगठन सर्वाधिक शक्ति, भक्ति और युक्ति के साथ बढ़ा है तो वह राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है और उसके संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार इस युग के नहीं बल्कि सहस्राब्दी के एक महान पुरुष के नाते स्थापित हुए हैं, जिन्होंने भारत के हर क्षेत्र में एक नया परिवर्तन लाया। संघ से निष्णात दो प्रचारक ऐसे हुए जो भारत के प्रधानमंत्री बने। अटल बिहारी वाजपेयी जी भारत संघ के प्रचारक थे, नरेंद्र मोदी जी संघ के प्रचारक थे। तो जिनके रक्त के कण कण में देशभक्ति है, ऐसे 2 प्रधानमंत्री उन्होंने दिए जिन्होंने पूरे देश का काया कल्प किया और मन का परिवर्तन किया। काया और मन दोनों का परिवर्तन करने वाले संघ के स्वयंसेवक हैं। आज आप देख रहे हैं कि विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली अर्थशक्ति में भारत बढ़ रहा है, तो परम वैभव की ओर हम बढ़ रहे हैं। मैन्युफैक्चरिंग में हम आगे बढ़े हैं, निर्माण शक्ति हमारी बढ़ी है। विश्व के वे तमाम अवयव, चाहे वह मोबाइल फ़ोन होंगे, चाहे वे कैमरा होंगे, चाहे मोटर गाड़ियाँ होंगी, चाहे इंजन होंगे, चाहे हवाई जहाज़ होंगे, चाहे सशस्त्र बल के उपकरण होंगे, हथियार होंगे, पनडुब्बियाँ होंगी और नौसैनिक बेड़े होंगे, वे आज मेड इन इंडिया बन रहे हैं। यह पहले अकल्पनीय होता था। ये सब संघ के स्वयंसेवकों की कल्पना शक्ति और भारत को एक साथ एकजुट करने की शक्ति का ही एक परिणाम है। तीसरी बात है कि शक्ति के इस स्वर को महिला समाज तक ले जाना। आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड का जन्म भी महिला शक्ति के कारण हुआ और यहाँ पे अभी दुर्गेश पंत जी ने भी घोषित किया है कि ई गवर्नेंस और विमेन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में एक नया पार्क वो बनाया जाएगा। तो यहाँ चाहे पुष्कर सिंह धामी है, वो भी संघ के स्वयंसेवक विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं, नरेंद्र मोदी भी रहे, अमित शाह विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे। तो तमाम चीज़ें जो है डॉक्टर हेडगेवार के संसार का हिस्सा है। डॉक्टर हेडगेवार का जो वर्ल्ड व्यू है वह हर क्षेत्र में प्रभावित हो रहा है। सीमांत क्षेत्रों को मजबूत करना, समाज के पिछड़े हुए लोगों के बीच में तू मैं एक रक्त,
परम पूज्य श्री गुरु जी ने जनजातीय समाज के बारे में कहा था कि समाज हमारा ही रक्त बंधु है, कोई आदिवासी नहीं है। हम आदिवासी शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, ये जनजातीय लोग हैं और हमारे ही रक्त बंधु हैं। इनके बीच में आज कौन काम करने जा रहा है? मैं भी एक संघ के स्वयंसेवक के नाते ही वनराजी समाज में काम करने के लिए आया हूँ। तो मैं समझता हूँ कि संघ का कार्य काफ़ी दिशा में आगे बढ़ा है और शताब्दी वर्ष आते आते संघ अपने अनेक उद्देश्यों की दिशा में आगे बढ़ चुका होगा। और जैसे परम पूज्य गुरु जी और बाला साहब देवरस ने भी कहा था कि संघ संगठन के नाते जीवित नहीं रहना चाहता। जब समाज में हिंदू समाज की संगठित शक्ति बढ़ जाए और परम वैभव की दिशा में हम आगे बढ़ते रहो दिखेंगे, तो संघ स्वयमेव समाज में विलीन हो जाएगा। हमारा कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं है, परंतु राजनीति को देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति और राष्ट्र धर्म के साथ जोड़ना, और किसान के क्षेत्र में, छात्र के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, मजदूरों के क्षेत्र में, अध्यापकों के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान भारती, आरोग्य के क्षेत्र में आरोग्य भारती, दिव्यांग जन के क्षेत्र में सक्षम भारती, जो कि प्रज्ञा चक्षुओं के मध्य में भी काम करती है और डिस्लेक्सिक ऑटिस्टिक बच्चों के बीच में काम करती है। रक्त बैंक लगाना, देश के सर्वोत्कृष्ट कैंसर हॉस्पिटल और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने आज स्थापित करके दिखा दिया है कि संघ के स्वयंसेवक का प्रथम उद्देश्य सेवा परमो धर्मा है। मैं नहीं तू ही, परमार्थ की राह पे चलना, वही स्वयंसेवक की परिभाषा है। तो मैं समझता हूँ कि शताब्दी वर्ष संघ को भारत में बना देगा, बना ही हुआ है। भारत भी संघमय हो जाएगा। लोकसभा चुनाव बहुत नज़दीक है, यद्यपि तिथियों की अभी चुनाव आयोग ने घोषणा नहीं की है, लेकिन कल 2 मार्च को भारतीय जनता पार्टी ने 195 प्रत्याशी घोषित किए हैं। तो क्या जब ये चुनाव मई तक पूरे हो जाएंगे, तो क्या भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जीत की हैट्रिक बनाएगी और अगला साल जो 2025 का होगा, तो उस समय संघ जब अपना शताब्दी वर्ष मनाएगा, तो क्या सरकार बीजेपी की ही होगी या क्या आपको? जोशी जी, मैं समझता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपार जनशक्ति का संगठित स्वरूप श्री कृष्ण के विराट रूप के रूप में प्रकट हो गया है और सर्वत्र लोग यह देख रहे हैं कि यह उम्मीदवार नरेंद्र मोदी का ही रूप है। अनेक उम्मीदवारों से उन्हें शिकायत रही होगी, अनेक उम्मीदवारों से लगा होगा कि उन्होंने पिछले कार्यकाल में शून्य काम किया और जनता के बीच में गए या नहीं गए, लेकिन वो उसको नहीं देखते। वो कहते हैं कि केंद्र में अगर नरेंद्र मोदी है तो सारी दुनिया में भारत के पराक्रम और शौर्य का डंका बजेगा। अगर केंद्र में नरेंद्र मोदी आ जाते हैं तो भारत के जनमन की शक्ति पुनः द्विगुणित त्रिगुणित हो जाएगी और जो भारत के शत्रु हैं वे पराभूत हो जाएंगे। नरेंद्र मोदी आज एक ऐसा नाम आ गया है कि जिसका नाम सुन के भारत के शत्रु कांपते हैं और भारत के मित्र आनंदित होते हैं। अतः यह समस्त उम्मीदवारों की सूची मेरी दृष्टि में अर्थहीन है, क्योंकि हम प्रत्येक उम्मीदवार में नरेंद्र मोदी और भारत के नवीन सूर्योदय का ही रूप देखते हैं। चाहे क ख ग को उन्होंने उम्मीदवार बनाया, लेकिन प्रत्येक क ख ग में नमो 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 ही हम देखते हैं। अतः न केवल 400 बल्कि मेरी यह भविष्यवाणी है कि हम 450 के लगभग एनडीए की सीटें आएंगी। ये आज की मैं भविष्यवाणी करता हूँ, आप अपनी दैनंदिनी में अंकित कर लीजिए, क्योंकि अब ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ के लोग एनडीए की घटक न बने हों, चाहे वह चौधरी चरण सिंह का परिवार हो, चाहे वह कर्पूरी ठाकुर जी के अनुयायी हो, चाहे दक्षिण के अपने अनुयायी रहे हो। ये सब के सब आज देख रहे हैं कि अगर आपको नवीन प्रतापी पराक्रमी शौर्यवान अर्थवान विद्यावान और वाचस्पति एक भारत का दर्शन करना है तो उसका उद्देश्य तभी पूर्ण हो सकता है जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। जो पतझड़ में पत्ते झड़ गए थे उनको भी हमने देखा है कि टिकट नहीं भी मिला है, लेकिन जो नवीन वासंत के नवीन नूतन किस्ले अनल समाना जिसको कहते हैं, तो नूतन किस्ले जो है भाजपा के नवीन वट वृक्ष को शक्ति स्पंदित कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अगले चुनाव में उत्तराखंड से भाजपा 5 की 5 सीटें जीतेगी और हम 450 के लगभग एनडीए सीटें प्राप्त करेगा। बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाला। धन्यवाद, नमस्कार।